आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है चुनाव सुधार का। सभापति महोदय, हम दुनिया भर में बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। सभापति महोदय, किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए 3 बुनियादी शर्तें होती हैं, 3 कसौटियों पे खड़ा उतरना पड़ता है। सबसे पहला लेवल प्लेइंग फील्ड, समान अवसर सभी के सभी दलों के लिए। दूसरा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और तीसरा क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। सबसे पहले अगर हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो मैं केवल आंकड़ों के ऊपर जाऊंगा। सभापति महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी हूं, राज्यसभा के एमपी के साथ साथ। सभापति महोदय, पिछले 2-3 वर्षों से मैं हर इलेक्शन के बाद जैसे सभी पार्टीज को अपना हिसाब किताब देना होता है वो मैं दे रहा हूं, और जाहिर बात है कि मैं दूसरी पार्टीज का भी जो हिसाब किताब होता है उसको भी मैं देखता हूं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पब्लिक के लिए, सबके लिए वो वहां पर रहता है। सभापति महोदय, आप बड़े हैरान होंगे, सदन बड़ा हैरान होगा, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हर इलेक्शन के बाद हम ये बताते हैं कि कितना पैसा खर्च हुआ, और साथ में ये भी बताते हैं कि कितना पैसा हमारे बैंक अकाउंट के अंदर है। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इससे निकल करके आती है। 2004 के अंदर भाजपा के बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के अंदर 2004 के बाद 88 करोड़ थे। हमारे कांग्रेस के बैंक के अंदर 38 करोड़ थे, लगभग 2 गुना भाजपा के हमसे ज्यादा थे। हमारी सरकार आई, ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ थी, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमें ज्यादा पैसा मिला। और भाजपा के बैंक के अंदर 150 करोड़ रुपए 2009 के बाद में आए, और कांग्रेस के बैंक अकाउंट के अंदर जमा 221 करोड़ रहे। ये 1.47 टाइम्स कांग्रेस के ज्यादा थे। 60-40 का रेशियो था। 2014 के बाद भी यह रेशियो 60-40 का रहा। अब उसके बाद 5 साल भाजपा आती है। 2014 में भाजपा के बैंक अकाउंट में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 में 295 से ये जंप करके कितना हो गया? 3,562 करोड़ रुपए केवल 5 वर्षों के अंदर। और साथ साथ में कितने गुना कांग्रेस से ये आगे हुआ? 11 गुना कांग्रेस से ज्यादा हुआ। कांग्रेस के 315 करोड़ रुपया कांग्रेस के अकाउंट में था। रेशियो क्या था? 60-40 से कम होकर के ये रेशियो बन गया 90-8 का। उसके बाद में 2024 आता है, और चौंकाने वाली फिगर। सभापति महोदय, 3,562 करोड़ से बढ़कर के भाजपा के खातों में कितने पैसे भाजपा के अकाउंट में है? 10,107 करोड़ रुपया। 10,107 करोड़ रुपया। और कांग्रेस के 133 करोड़ रुपया। 75 गुना भाजपा के पास में कांग्रेस से ज्यादा पैसे बैंक अकाउंट के अंदर हैं। तो किस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड है, किस तरीके से विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी का मुकाबला करेगी? और रेशियो क्या है? 99:1 का रेशियो। 99:1 के रेशियो में ऑपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का पैसा बैंक अकाउंट के अंदर जमा है। किस तरीके से आप सोचते हैं कि लोकतंत्र जिंदा होगा? किस तरीके से आप सोचते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहां पे होगा? ये हम लोगों को समझ नहीं आता। सभापति महोदय, सिर्फ यहीं तक नहीं बात खत्म होती। 2024 के चुनाव से पहले 16 मार्च को चुनाव डिक्लेयर हुआ, और उससे 1 महीना पहले 13 फरवरी को कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज हो जाते, सारे खाते सील हो जाते, और इलेक्शन कमीशन को हम लिखते हैं, कोई जवाब उसका नहीं आता।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए का नोटिस देता और 210 करोड़ का नोटिस देता है, सारे खाते सील हो जाते हैं, चुनाव डिक्लेयर हो जाता। उसके बाद हमारे बैंक अकाउंट से 135 करोड़ रुपया इनकम टैक्स अपने आप बाहर निकाल लेती है और उसके बाद में हमारे खाते 23 मार्च को खुलते हैं, जबकि इलेक्शन डिक्लेयर 16 मार्च को हो चुका है। हम लोग किस तरीके से इलेक्शन की तैयारी करेंगे, किस तरीके से प्रमुख विपक्षी दल इलेक्शन की तैयारी करेगा? लोकतंत्र की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। सरकार को एम्प्लॉयमेंट देना है, सरकार को डिफेंस का भी ध्यान रखना है, एक्सटर्नल अफेयर्स का भी ध्यान रखना है, नौकरियां भी देनी है, लोगों को खाने का भी देना है, लेकिन सरकार का सबसे बड़ा काम लोकतंत्र की रक्षा करना भी होता है। लेकिन उसके अंदर यह सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। क्यों? क्योंकि एजेंसीज इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है। मैंने कोषाध्यक्ष होने के नाते मैंने बिजनेसमैन से बात करी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के समय में तो हम 60-40 के रेशियो में हम कर लेते थे, अब 90-10 को छोड़िए 95-5% के रेशियो के ऊपर भी हम लोग आपको नहीं दे सकते। हम लोग जैसे ही देते हैं हमारे पीछे ईडी और आईटी लग जाती है, हमारे को कोई काम नहीं करने। तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा? आपने सभापति महोदय हमारे को कहा कि हम लोग अपने रूल्स के अंदर, मर्यादा के अंदर रह करके हम लोग अपनी बात करें, लेकिन जब पारदर्शिता की बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण बात, हरियाणा के अंदर चुनाव हुए, 5 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने रात को देर रात डेटा रिलीज किया कि 61.19% की पोलिंग हुई। 6 अक्टूबर को अगले दिन वो 61.19% बढ़ करके 65.65% हो जाता है। और जब इलेक्शन की काउंटिंग होती है तो ये 68% हो जाता है। सभापति महोदय, 61% से 68%, 7% काउंटिंग के अंदर और पोलिंग डे के अंदर वोट परसेंटेज एकदम से कैसे बढ़ गई? कोर्ट जाया जाता। कल मैंने अमित शाह जी की स्पीच लोकसभा वाली सुनी। उन्होंने कहा कि 45 दिन के बाद कोर्ट से आप आदेश करवा लीजिए, 45 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर 10 दिसंबर को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सीसी फुटेज सारी की सारी रिलीज करिए। लेकिन 20 दिसंबर को सीसीटीवी फुटेज रिलीज करने की जगह 10 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 93(2) का रूल चेंज करके हमेशा के लिए मना कर दिया कि अब ये सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दे सकते। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी? जब कोई गलत कार्य नहीं हुआ तो क्यों छुपाया जा रहा है? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को क्यों इस तरीके से दबाया जा रहा है? एक साल तक इससे पहले सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड रखा जाता था। उस एक साल की अवधि को कम करके 45 दिन कर दिया गया। कल अमित शाह जी कह रहे थे कि 45 दिन के अंदर कोई जाकर के इलेक्शन पिटीशन फाइल करे और कोर्ट से आदेश ले आए। हमने तो नहीं रोका, लेकिन इसके अंदर एक कैच है। इलेक्शन पिटीशन मेरे भी खिलाफ 2 बार हुए हैं, मैंने भी 1 बार खिलाफ में डाला है। 45 दिन का डेडलाइन इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का होता है और 99.9% टाइम्स पे टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन पिटीशन के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है। और जैसे ही टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगता है, कई साल ये इलेक्शन पिटीशन चला जाता है और 45 दिन की बात छोड़िए, 1 साल के अंदर भी उसका फैसला नहीं हो सकता और वो डायरेक्शंस हाई कोर्ट या दूसरी कोर्ट्स नहीं दे सकती। तो किस तरीके से हम ये उम्मीद करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी? लोगों की शिकायत होगी तो कहां पे जाएंगे? यही नहीं, दूसरा एक उदाहरण कर्नाटक के अलंग का मैं देना चाहूंगा। सभापति महोदय, अलंग विधानसभा के अंदर दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच
6018 मतदाताओं के नाम के हटाने के आवेदन आते हैं। बाद में यह पता चला, जब कंप्लेंट हुई, सीआईडी ने जांच किया कि 5994 आवेदन जाली है। 6018 में से 5994 ये किसके नाम थे? ये दलित और अल्पसंख्यकों के नाम थे। सीआईडी ने जांच शुरू कर दी। चुनाव आयोग से सिर्फ एक छोटी सी जानकारी मांगी कि जिन कंप्यूटर से ये फर्जी फॉर्म भरे गए थे उनका आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दीजिए। सीआईडी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार इलेक्शन कमीशन को लिखा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई जानकारी नहीं आई। बाद में एसआईटी गठित हुई तो यह पता चला 80 रुपए प्रति वोट काटने का धंधा चल रहा था और चुनाव आयोग पुलिस की मदद करने की बजाय जांच को ब्लॉक कर रहा था। क्या वोट चोरों को बचाना ही अब चुनाव आयोग का काम रह गया? सभापति महोदय, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा। पूरे के पूरे चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी, क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी। अगर क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता नहीं अक्षुण्ण रखी जाएगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र मर जाएगा। अगर अंपायर ही एक टीम की जर्सी पहन लेगा तो दूसरी टीम क्या करेगी? अंपायर ही अगर मैच फिक्स कर लेगा तो खिलाड़ी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में ऐतिहासिक फैसला दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक निष्पक्ष कमेटी को करनी चाहिए ताकि सत्ताधारी पार्टी के अधीन कार्यपालिका को पूरी शक्ति ना दी जाए। और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये तीन की कमेटी होनी चाहिए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है और दिसंबर 2023 में कानून बदल करके चीफ जस्टिस को बाहर करके एक और कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। 2.1 से 2:1 से फैसला अगर करना है तो ये पहले से ही फैसला कर दिया जाता है। तो ये मैच फिक्सिंग नहीं है तो क्या है? सभापति महोदय, यही नहीं, कानून बदल करके चुनाव आयुक्तों को किसी भी क्रिमिनल या सिविल एक्शन से टोटल इम्यूनिटी दे दी गई। चाहे वो कितना भी पक्षपात करे, कोई उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, कोई उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो डर किस बात का? अगर कोई गलत कार्य नहीं किया तो छुपाया क्यों जाता है? ट्रांसपेरेंसी क्यों हो रही है, क्यों रोकी जा रही है? अगर कोई गलत काम नहीं किया जा रहा तो इम्यूनिटी की क्या जरूरत है? आज सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। एसआईआर के ऊपर पूरे देश की बात है, आपने उसके ऊपर कंडीशंस लगाया है, मैं उसको फॉलो करूंगा। यह बात तो प्रश्न उठता है कि 44 से ज्यादा बीएलओज ने क्यों आत्महत्या करी? बर्डन ऑफ प्रूफ आज सरकार को अपना जो उसको करना चाहिए उसकी जगह नागरिकों के ऊपर डाल दिया गया। बिहार में आधार कार्ड सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसको नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया। तो सभापति महोदय, इन सब चीजों के ऊपर प्रश्न तो उठते ही हैं। हम लोग बेशक कानून के दायरे में, रूल्स के दायरे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये सब प्रश्न तो उठते ही हैं। बिहार के चुनाव हुए, क्या हुआ? जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार किसानों को मदद देना चाहती थी तो चुनाव आयोग ने आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का डंडा चला करके रोक दिया। हिमाचल में हमारी सरकार महिलाओं को 1500 रुपए देना चाहती थी और फॉर्म भर रहे थे तो रोक लगा दिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के। बिहार चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने के बावजूद एनडीए सरकार ने 10,000 रुपया सीधे लाखों महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किया। विपक्ष करे तो रेवड़ी और आचार संहिता का उल्लंघन, और अगर पक्ष करे तो वो जन कल्याण, ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। इसको ठीक करने की जरूरत है, ये मैं कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज चुनाव आयोग मशीन रीडेबल वोटर्स रोल देने से मना कर रहा है। आज चुनाव आयोग आईपी एड्रेस छिपा रहा है जो लोग वोट चोरी करते हैं। आज चुनाव आयोग 45 दिन के सबूत मिटा रहा है, 45 दिन के अंदर। आज चुनाव आयोग सरकार की कठपुतली बन चुका है। सत्ताधारी दल ईसी अपॉइंट कर सकता है, ईसी को कानूनी इम्यूनिटी दे दी गई है। अगर लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों में समान अवसर, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को नहीं बचाया गया
तो यह सदन सिर्फ एक इमारत बन करके रह जाएगा। आप इसे लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे, लेकिन रह जाएगा ये केवल ढांचा, क्योंकि इस मंदिर में ना तो कोई भगवान बसेंगे, ना होगा कोई देवी देवता, रह जाएगा केवल ढांचा। हमें याद रखना चाहिए, आप नियम बदल सकते हैं, आप अंपायर खरीद सकते हैं, लेकिन आप जनता की आवाज को हमेशा के लिए नहीं दबा सकते। धन्यवाद।